हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है यह अलग अलग परतों में बटी हुई है और जो ये संरचनाएं हैं कहीं पर यह बहुत ठोस है और कहीं पे द्रव अवस्था में उपस्थित है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो परतें हैं पृथ्वी के अंदर की वो कहाँ पे ठोस है और कहाँ पे द्रव है। इसका क्या बोलते हैं, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी से निकलते लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा अंतर्जात तथा बहिर्जात प्रक्रियाएं जो किसी भूआकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को बताती है। पृथ्वी के कंपन या सुनामी से यह सभी क्रियाएं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। यानी कि जो भूकंप आते हैं जिससे क्या निकलता है, लावा निकलता है, गर्म लावा निकलता है जो किस में होता है, द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उससे मिट्टी निकलती है, धुआं निकलता है और क्या होता है, मैग्मा। ये सब चीज़ें निकलती हैं। और जो हमारे पर्वत बने हैं यह कैसे बने हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल से। और जो हमारी सुनामी आती है, भूकंप आते हैं, पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है, ये सब किस चीज़ की वजह से होता है, पृथ्वी की अंदर जो क्रियाएं हो रही होती है उसकी वजह से ये सारी प्रक्रियाएं बाहर दिखती है हमें। तो हम इन्हीं चीज़ों से पता लगाएंगे कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कहाँ पे कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में प्रमुख दो स्रोत हैं। एक है प्रत्यक्ष स्रोत जिसमें तापमान, दाब और घनत्व आते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष स्रोत जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोतों को देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत, पहले तो जान लेते हैं कि अप्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोत वो होते हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है, जिसका हम अनुमान लगाते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी की अंदर की संरचनाएं हैं इसमें तापमान के बारे में कहा गया है कि पृथ्वी के कोर में जाने पर प्रति 100 मीटर पर 2 से 3 सेंटीमीटर तक तापमान बढ़ता है। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सेंटर है यानी कि कोर है। अगर हम इससे अंदर को जाएंगे तो प्रति 100 मीटर में जाने पर क्या होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक तापमान बढ़ता है। अफ्रीका में भी सोने की जो खान थी उसमें 4 किलोमीटर तक क्या किया गया था, उसको गहरा किया गया था। तो जैसे जैसे वो अंदर की तरफ बढ़ रहे थे तो तापमान क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि तापमान अंदर की ओर बढ़ता जाता है। फिर है दाब। पृथ्वी के कोर में जाने पर चट्टानों का दबाव बढ़ता जाता है जिस कारण घनत्व भी बढ़ता जाता है। यानी कि जो ऊपर है वो ऊपर के जो पदार्थ हैं वो क्या है, हल्के हैं। और जैसे जैसे अंदर को जाएंगे ये ऊपर के पदार्थ नीचे के पदार्थों में क्या करेंगे, दबाव डालेंगे। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते चले जाएंगे ऊपर के जो पदार्थ हैं वो सब क्या करेंगे, नीचे के पदार्थ पर और अधिक दबाव डालते जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर दाब भी बहुत ज़्यादा होगा। घनत्व। पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर घनत्व 1 किलोमीटर पर लगभग 3.5 है तथा औसत घनत्व लगभग 5.5 है। यानी कि जैसे जैसे अभी दाब के बारे में बताया कि जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे ऊपर के जो पदार्थ होंगे वो नीचे के पदार्थों में उतना ही दबाव बढ़ाते जाएंगे। अब दाब बढ़ रहा है तो क्या होगा, घनत्व भी बढ़ेगा। तो 1 किलोमीटर पर 3.5 घनत्व है और इसका जो औसत घनत्व है वो 5.5 माना गया है। कोर का घनत्व लगभग 11 है। यानी कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ घनत्व बढ़ रहा है तो जो कोर है वो सेंटर है और सेंटर में सबसे ज़्यादा घनत्व होगा। तो सेंटर का घनत्व कितना है, 11। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वे हैं जो घटनाएं हो रही हैं उनको हम महसूस कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, जो क्या हो रही हैं पृथ्वी की सतह पर भी जिसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें दो प्रभाव है, प्रत्यक्ष स्रोत में दो स्रोत हैं, एक है भूकंप और दूसरा है ज्वालामुखी।
तो भूकंप के बारे में अब पढ़ते हैं। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन, यानी कि जब पृथ्वी है उसमें कंपन होता है, मूवमेंट होता है, तो उसको हम भूकंप कहते हैं। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। यानी कि ये हमारा अर्थ है। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, भूकंप उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या करेंगी, चारों तरफ फैलेंगी और चारों तरफ फैल कर क्या करेंगी, कंपन पैदा करेंगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और ये लहरें क्या होती है, उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलती है, और इसको हम भूकंप कहते हैं। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाती है। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं। यानी कि ये पॉइंट है, अगर यहाँ से क्या हो रहा है, भूकंप उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र कहेंगे। ठीक है, हाइपोसेंटर कहेंगे, इसको ही अवकेंद्र भी कहा जाता है। वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के नज़दीक होता है उसे अधिकेंद्र, एपिसेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र में सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अब क्योंकि ये भूकंप केंद्र है, यहाँ पर से क्या हो रही है, तरंगा उत्पन्न हो रही हैं। अब इसके सबसे नज़दीक जो क्षेत्र होगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एपिसेंटर, अधिकेंद्र। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले भूकंप की तरंगें महसूस की जाती है, क्योंकि ये नज़दीक होता है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, भूकंप की तरंगें पहुँचेंगी, इसीलिए ये वाले क्षेत्र हो जाएंगे हमारे एपिसेंटर। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। जो भूकंप की तरंग होती हैं इसको हम मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ करते हैं, भूकंप मापी यानी कि सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। भूकंपीय लहरों का आकलन। अब जो भूकंपीय लहरें हैं, जो तरंग उत्पन्न हो रही हैं, उसका आकलन हम कैसे करते हैं। तो जो भूकंप की लहरें हैं इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है पी तरंग, दूसरा है एस तरंग और तीसरा है एल तरंग। इसको हम धरातलीय तरंग भी कहते हैं। जो पी तरंग है इसको प्राथमिक तरंग, एस तरंग इसको द्वितीयक तरंग और एल तरंग ये धरातलीय तरंग हो गई। तो जो हमारा पी तरंग है वो बहुत क्या होता है, इसकी जो लहरें होती हैं वो बहुत कम होती है। फिर जो सेकंड तरंग होती है इसकी लहरें ये है, और जो तीसरी तरंग होती है धरातलीय तरंग, जो धरातल में महसूस की जाती हैं, वो सबसे क्या होती है, उसकी जो लहरें होती हैं, तरंग होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका जो आयाम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू पी और एस तरंग। अब पढ़ते हैं प्राथमिक लहर के बारे में, यानी कि पी वेव्स के बारे में। यह ध्वनि की लहर समान होती हैं, सबसे कम हानिकारक होती है तथा ठोस भाग से अधिक गति से प्रभावित होती है। यानी कि जो पी तरंग होती है वो क्या होती है, ध्वनि के समान होती है, यानी कि इससे हमें क्या होता है, ज़्यादा हानि नहीं होती है, ये बहुत ही कम हानिकारक होते हैं। ठोस भाग में अधिक गति से प्रभावित होते हैं, यानी कि जो, क्योंकि हमारी पृथ्वी में क्या कहा गया है, ऊपर का जो भाग है वो ठोस है और जो बीच का भाग है ये वाला कोर, जो बाहरी कोर है वो वाला भाग क्या माना गया है, हमारा द्रव माना गया है। तो जो ये हमारा ये वाला भाग है, यहाँ ये ठोस है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाली जो प्राथमिक तरंग होती है वो अधिक प्रभावी होती हैं। अब है गौण तरंग, यानी कि एस तरंग, जिसे हम द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। इसकी प्रकृति जल तथा प्रकाश तरंगों के समान होती है। यह तरल पदार्थों में यात्रा नहीं कर सकती है। यानी कि जो हमारी गौण तरंग होती है वो प्राथमिक तरंग से थोड़ी सी ज़्यादा हानिकारक होती हैं, पर क्या होती हैं, ये तरल पदार्थों में यात्रा नहीं कर सकती हैं। यानी कि ये भी कहानी यात्रा कर पाएगी जो जहाँ पर क्या होगा, बीच का जो भाग है जहाँ पर क्या है, द्रव अवस्था है, पृथ्वी के अंदर जो द्रव अवस्था है, यहाँ पर जो गौण तरंग है यानी कि एस वेव है, ये यहाँ पर प्रभावी नहीं होंगी, ये बाहर के और आंतरिक क्षेत्र में क्या होंगी, प्रभावी होंगी। धरातलीय तरंग, इन्हें दीर्घ अवधि तरंग या पृष्ठीय तरंग या सतही तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि क्या होती है, यह धरातल में उत्पन्न होती हैं। क्योंकि जो हमारी पी तरंग और एस तरंग है वो तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हो रही हैं,
और जो धरातलीय तरंग है वो कहाँ पे हो रही है, वो पृथ्वी के बाहर यानी कि सतह पे उत्पन्न हो रही हैं। इस वजह से इसको हम सतही तरंग भी कहते हैं। यह भू सतह पर प्रभावी होती हैं, यानी कि जो हमारी सतह है, भूमि की सतह है, यहाँ पे प्रभावी होती हैं। इन्हें भूकंप के दौरान सबसे अधिक विनाशकारी माना गया है। इनकी जो इनका जो आयाम होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि ये क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, हानिकारक होती हैं। ठीक है, इनको पी और एस तरंगों से ज़्यादा हानिकारक माना गया है। सभी तरंगों में इन तरंगों की तीव्रता तथा आयाम सर्वाधिक होता है। इनकी तीव्रता और जो आयाम है वो प्राथमिक और गौण तरंगों से ज़्यादा होता है। भूकंपीय तरंगों का संचरण। भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है, यानी कि जो भूकंपीय तरंग है उसका क्या होता है, पदार्थ से संबंध होता है। ये क्या करती हैं, निर्णय लेती हैं कि इनको किस पदार्थ से गुजर कर जाना है और किस पदार्थ में ये विलुप्त हो सकती हैं। अतः पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व सतह की अपेक्षा अधिक होने के कारण भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि होती है। यानी कि जो हमारा जो अंदर की तरफ जाते हैं और इसका घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अंदर की तरफ घनत्व बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ठोस होता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये सतह की अपेक्षा क्या करते हैं, आंतरिक परतों में क्या करते हैं, ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इनकी गति ज़्यादा गति में क्या होती है, वृद्धि होती है आंतरिक भागों में, क्योंकि आंतरिक भागों में क्या होते हैं, बहुत ठोस होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतों में गुटेनबर्ग सातत्य तक पी और एस तरंगों की गति में वृद्धि होती है। यानी कि गुटेनबर्ग किसके बीच में है, गुटेनबर्ग हमारे मेंटल और कोर के बीच में है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी का एक टुकड़ा है। ये हमारी क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। तो मेंटल और कोर के बीच में हमारा क्या है, गुटेनबर्ग है। तो उसी गुटेनबर्ग में क्या कहा गया है, पी और एस तरंगों की गति में वृद्धि होती है। इसके बाद एस लहरें विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि बाहरी कोर तरल अवस्था में है। यानी कि जो हमारा कोर है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ये है बाहरी कोर और ये है आंतरिक कोर। तो जो बाहरी कोर है ये किस में है, द्रव अवस्था में है, और जो आंतरिक कोर है ये क्या है, ठोस अवस्था में है। तो जो बाहरी कोर है यहाँ पर क्या हो जाती है, हमारी पी और एस तरंगें यहाँ से तो आती हैं लेकिन यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं और फिर यहाँ पर से दोबारा से आंतरिक कोर में फिर से शुरू हो जाती हैं तथा एस तरंगें केवल ठोस पदार्थ से गमन करती हैं। आंतरिक कोर में पहुंचते ही पी तरंगों की गति में पुनः वृद्धि होने लगती है क्योंकि आंतरिक दाब के कारण आंतरिक कोर में पदार्थ ठोस अवस्था में है। यानी कि जो बाहरी कोर है ये तो हमारा द्रव अवस्था में था, लेकिन जो आंतरिक कोर है वो हमारा ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पर जो होती है हमारी पी और एस तरंगें क्या होती है, इनमें पुनः वृद्धि होने लग जाती है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो पी तरंगें और एस तरंगें हैं वो द्रव अवस्था से होकर नहीं गुजरती है। जो जहाँ पर द्रव अवस्था आएगी वहाँ पर ये विलुप्त हो जाएंगे और इनका जो प्रभाव होता है वो ठोस पदार्थों में अधिक होता है। तो इस वजह से जो बाहरी कोर है वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन पी और एस तरंगों का जो इनकी वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब इन तरंगों को हम एक डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी और जो ये बाहर की परत है ये हमारा मेंटल है और ये कोर है, हमारा पूरा कोर है। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ये है बाहरी कोर और ये है आंतरिक कोर। और जो ये हमारी लहरें हैं ये पी और एस लहरें हैं। तो जो हमारी पी और एस लहरें हैं, क्योंकि जो मेंटल है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। बाहरी कोर द्रव अवस्था में है और आंतरिक कोर फिर से ठोस अवस्था में है। तो जो हमारी लहरें हैं वो मेंटल से होते हुए तो जा रही हैं क्योंकि ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। पर ये बाहरी कोर में क्या हो जा रही है, विलुप्त हो जा रही है। बाहरी कोर में यह नहीं दिखाई दे रही हैं। फिर जब ये आंतरिक कोर में आ रही है तो ये फिर से क्या हो जा रही है, इनकी गति में वृद्धि हो जा रही है। ये फिर से दिखने लग जा रही हैं क्योंकि ये फिर से किस अवस्था में आ गया है, ठोस अवस्था में। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चलता है, जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो पहले ठोस अवस्था में है और जो फिर कोर है, बाहरी कोर, वो हमारी द्रव अवस्था में है और जो आंतरिक कोर है वो हमारे ठोस अवस्था में है।
अब देखते हैं भूकंप के प्रकार। तो जो भूकंप के प्रकार हैं वो उनको 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है विवर्तनिकी भूकंप। ये भूकंप भ्रंशतल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जब चट्टानें होती हैं, क्योंकि चट्टानें किस में होती हैं, प्लेटों में के ऊपर होती हैं, तो जब ये चट्टानें क्या होती हैं, खिसकती हैं, तो जब ये मूवमेंट करती हैं तो इससे क्या होता है, जो पृथ्वी होती है इस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो तो क्या होता है, इससे विवर्तनिकी भूकंप आता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है। फिर है ज्वालामुखी जन्य भूकंप। ये भूकंप सामान्यतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों के नज़दीक अधिक आते हैं। यानी कि जो ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर क्या होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, वहाँ पर क्योंकि इनके फटने से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, या बहुत सारे जो ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर हवा में आते हैं और वो गिरने लग जाते हैं, या फिर जो अंदर से जो गैसें होती हैं उनमें विस्फोट होता है, तो उससे भी क्या होता है, प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा कंपन उत्पन्न होता है, जिसको हम ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं, ज्वालामुखी जन्य भूकंप। फिर है नियाद भूकंप। खनन कार्य से जब भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस होते हैं। यानी कि जैसे ये कोई पहाड़ है, इस पर क्या हो रही है, खुदाई चल रही है, और जैसे हम ये खुदाई चल रही है और ये खुदाई यहाँ तक हो गई है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चल रही है और यहाँ तक ये पूरी हो गई है। तो कभी कभी क्या होता है, अब ये इसका जो नीचे का बेस है ये तो पूरा खाली हो गया है, तो ये जो ऊपर का भारी पदार्थ है वो क्या हो जाता है, नीचे ढह जाता है, ये आके नीचे गिर गया। तो इससे क्या होगा, जो आसपास का क्षेत्र होगा यहाँ पे हल्के झटके महसूस होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, नियाद भूकंप। विस्फोट भूकंप, जब परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन होता है। जब क्या होता है कि जो परमाणु, हम लोग क्या करते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं, तो उससे क्या होता है, जब विस्फोट होता है उससे भी क्या होता है, भूमि में कंपन पैदा होता है, उसको हम विस्फोट भूकंप कहते हैं। बांध जनित भूकंप, जब बड़े बांध वाले क्षेत्रों में भूकंप आते हैं तो उसको हम बांध जनित भूकंप कहते हैं।